पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ये लघु बीजाणुधानी थी। लघु बीजाणुधानी में सघन जीवद्रव्य वाली अंदर की ओर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें प्रप्रसु कोशिकाएं कहते हैं। इस कोशिका विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। एक का नाम होता है परागकोश भित्ति। इस परागकोश भित्ति द्वारा लघु बीजाणुधानी की चारों परतों का निर्माण किया जाता है, जो पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरी कोशिका थी बीजाणुजन कोशिका। इस बीजाणुजन कोशिका को लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इस कोशिका का निर्माण परपसु कोशिका के विभाजन द्वारा होता है, जो अंदर की ओर पाई जाती है। मतलब लघु बीजाणुधानी के अंदर की ओर लास्ट में हमारे पास लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। बाहर वाली कोशिका थी परागकोश भित्ति का, जो लघु बीजाणुधानी की चारों परतों का निर्माण करती है। लघु बीजाणुधानी की जो ये मात्र कोशिका है, इस मात्र कोशिका में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, लघु बीजाणु जनन। पहले परिभाषा देखें, लघु बीजाणु जनन किसे कहा जाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार, संख्या में चार बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित कोशिकाओं के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अर्थात सीधी भाषा में अपन बात करें तो लघु बीजाणु जनन हो गया। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो यहाँ पाई जा रही है, इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे चार कोशिकाएं नई अगुणित अवस्था में होगी। एन अवस्था में कोशिकाएं पाई जाती है, उनके निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। बनने वाली जो चार कोशिकाएं होती है वो एक चतुष्क के रूप में पाई जाती है। मतलब चारों एक जगह पाई जाती है, जिसे अपन चतुष्क के रूप में व्यवस्थित करते हैं। और ये चतुष्क विभिन्न पादपों में 5 प्रकार के होते हैं। बनने वाले जो चतुष्क होते हैं वो 5 प्रकार के होंगे। चतुष्क किसको बोलेंगे? चतुष्क बोलेंगे चारों अगुणित युग्मक, जो अपन बोल रहे हैं लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे पास 4 अगुणित कोशिकाएं प्राप्त होगी। ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, वो किसी भी रूप में जुड़े, जैसे एक दूसरे के आपस में जुड़ रही है यहाँ पे। तो इससे बनने वाली जो संरचना है वो चतुष्क कहलाती है। चतुष्क आवर्तबीजी पादपों में 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है चतुष्फलकीय। इस प्रकार के चतुष्क में हमारे को 3 अगुणित युग्मक या 3 अगुणित कोशिका सामने दिखाई देती है। एक इसके पीछे छुपी हुई अवस्था में रहती है, जैसे तीन हमारे पास सामने दिखाई दे रही हैं। एक चतुष्क होता है, एक लघु बीजाणु इसके पीछे की ओर छुपी हुई अवस्था में रहता है। इस प्रकार की जो संरचना वाला चतुष्क होता है, जिसे चतुष्फलकीय संरचना बोलते हैं, ये अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। जितने भी द्विबीजपत्री पादप हैं उन सभी में चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क पाया जाता है, जिसमें 3 हमारे सामने दिखाई देते हैं और एक हमारे पीछे की ओर इसके अंदर छुपी हुई अवस्था में पाया जाता है। दूसरा प्रकार होता है समद्वि पार्श्विक। समद्वि पार्श्विक चतुष्क। इस प्रकार के चतुष्क में चारों चतुष्क एक निश्चित तल में दिखाई देते हैं। जैसे सामने की ओर देखें तो हमारे पास इस प्रकार की संरचना, जैसे गोलाकार अवस्था में हमारे पास अगुणित लघु बीजाणु पाए जा रहे थे। ये लघु बीजाणु एक तल पर दिखाई देंगे, चारों के चारों, 1 2 3 4 चारों एक ही तल की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार की जो समद्वि पार्श्विक चतुष्क है वो एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। दो उदाहरण आपके सामने हो गए, 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार है समचतुष्कीय समद्वि पार्श्विक। तीसरा प्रकार होता है क्रोशित। इस प्रकार का जो
चतुष्क होता है जिसमें चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। जैसे चित्र बना के मैं दिखा रहा हूँ, संरचना कैसी होती है इनकी। ये मान लीजिए दो चतुष्क ऊपर की ओर है, एक चतुष्क पीछे की ओर है। ये इसके समकोण में व्यवस्थित है, ये समकोण बन गया, ये समकोण इसके समकोण में व्यवस्थित है, तथा इसके समकोण में इसके पीछे की ओर एक छुपी व्यवस्था में रहता है। जो नीचे वाला एकल दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की ओर इससे समकोण में एक और व्यवस्थित होगा, ऐसा सीधा, जिससे चारों चतुष्क एक दूसरे के दो दो के रूप में समकोण में व्यवस्थित हो गए। इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं क्रोसित। ऐसा एक निश्चित पादप में होता है जिसका नाम होता है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया पादप में इस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है जिसे कहते हैं क्रोसित। इसमें दो सामने की ओर दिखाई देंगे, एक नीचे की ओर दिखाई देगा। इस नीचे वाले जो चतुष्क दिखाई दे रहा है या लघु बीजाणु दिखाई दे रहा है, उसके पीछे की ओर समकोण में एक चौथा चतुष्क जो हमें सामने की ओर दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके सामने की ओर समकोण पर व्यवस्थित होता है। चौथा प्रकार होता है हमारा टी आकार। इस प्रकार के चतुष्क में दो चतुष्क अनुप्रस्थ तथा दो चतुष्क अनुदैर्ध्य नामक संरचना में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देखें तो अपने पास देखिए, ये एक चतुष्क, ये दो अनुप्रस्थ हो गए तथा नीचे दो अनुदैर्ध्य संरचना में लंबवत काट में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब बनने वाली संरचना टी आकार की बन रही है। अपन ध्यान से देखें तो ये संरचना हमें टी आकार की दिखाई दे रही है, मतलब दो अनुप्रस्थ संरचना में और दो अनुदैर्ध्य संरचना में। इस प्रकार का जो चतुष्क होता है वो एसिटोलोकिया पादप में पाया जाता है। लास्ट और अंतिम प्रकार का होता है रेखिक। इस प्रकार का जो चतुष्क होता है जिसमें चारों लघु बीजाणु एक सरल रेखा में हमारे पास दिखाई देते हैं, 1 2 3 और 4। चारों लघु बीजाणु है वो एक सरल रेखा में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की संरचना को रेखिक चतुष्क बोलते हैं। ये होता है हेलोफिया नामक पादप में, हेलोफिया नामक पादप में। इस प्रकार हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, जो यहाँ पाया जा रहा है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है जिससे अपन चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और सभी पादपों में 5 प्रकार के चतुष्क जो आपको सामने बताए दे रहे हैं, इन्हें 5 प्रकार के चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पाए जाने वाला जो चतुष्क है वो चतुष्क एक निश्चित रेखा द्वारा जुड़ा हुआ है, 5 में दिखाई दे रहा है। ये जो भित्ति है वो केलोज की बनी होती है, अर्थात चतुष्क एक दूसरे से केलोज नामक भित्ति द्वारा जुड़े होते हैं। इस केलोज नामक भित्ति का अपघटन केलेज एंजाइम द्वारा होता है। इस एंजाइम का निश्चित नाम है केलेज एंजाइम। केलेज एंजाइम द्वारा इस केलेज नामक भित्ति का अपघटन हो जाता है जिससे चारों चतुष्क मुक्त होकर, ये जो चारों चतुष्क दिखाई दे रहे हैं, चारों चतुष्क मुक्त हो जाते हैं, यहां से मुक्त होकर बाहर की ओर निकल जाते हैं। इस प्रकार की संरचना में आ जाते हैं। इनकी आकृति है वो लगभग गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं। इससे पहले इनकी आकृति अनियमित होती है, ये गोलाकार आकृति में आ जाते हैं। इस गोलाकार आकृति में बनने वाली इस संरचना को अब अपन परागकण कह सकते हैं। अर्थात केलोज नामक भित्ति का केलेज एंजाइम से अपघटन होकर चतुष्क मुक्त हो जाते हैं। ये चतुष्क गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं। बनने वाली नई संरचना यहां बन रही है परागकण। अलग अलग पादपों के पराग कोष होते हैं, उसमें परागकण की संरचना होती है। परागकण एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि हम एक उदाहरण लेते हैं, अनेक जो परागकण है, जैसे यहाँ में चतुष्क के रूप में 4 दिखाई दे रहे हैं, ये चारों चतुष्क एक साथ मिलकर एक संरचना बनाते हैं, और कई में तो ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक साथ एक संरचना बनाते हैं जिसका नाम होता है परागपिंड, जिसे क्या बोलते हैं, परागपिंड कहा जाता है। जैसे बनने वाले चारों चतुष्क थे वो एक साथ संयुक्त हो गए, एक साथ संयुक्त होकर एक संरचना बनाते हैं, उस संरचना का नाम होता है यह परागपिंड। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा है आंख, सभी का देखा हुआ है। आंख नामक पादप में बनने वाली जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है।
इसके स्फुटन भी आपने देखा होगा, यहाँ से जैसे फटता है इसके अंदर काले जैसी काले काले रंग की ऐसे बीज जैसी संरचना दिखाई देती है। इनके पीछे की ओर एक सफेद परत भी दिखाई देगी। ये बनने वाली जो संरचना थी वो थी परागपिंड, और ये संयुक्त रूप से ये संरचना क्या कहलाती है? परागपिंड कहलाती है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के जो लघु बीजाणु होते हैं, जो चतुष्क होते हैं, वो अनेक प्रकार के चतुष्क मिलकर ये संरचना का निर्माण करते हैं। कुछ पादप जैसे ड्रोसेरा टाइफा, कुछ पादप नाम लिख रहा हूं मैं, ड्रोसेरा टाइफा, इन पादपों में ये जो चतुष्क होते हैं वो मिलकर पराग कण का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ अलग पादपों की बात की जाए तो कुछ पादपों में क्या होता है, चारों चतुष्क मिलकर एक संरचना के अलावा, जैसे चारों मिल गए तो वहां पराग कण का निर्माण हो गया, लेकिन अगर चारों के अलावा और ज्यादा मिल गए तो बनने वाली संरचना बहुबीजाणुकता कहलाती है। बहु बीजाणुकता, अर्थात बहुबीजाणुकता की परिभाषा क्या लेंगे? अगर किसी परागकोश में 4 से अधिक लघु बीजाणु मिलकर परागकण का निर्माण करते हैं, 4 से अधिक लघु बीजाणु मिलकर परागकण का निर्माण करते हैं, तो बनने वाली संरचना लघु बीजाणुकता कहलाती है। तो अब तक हम यहाँ इस संरचना की बात करें तो अब तक यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पहले थी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उससे पहले थी ये बीजाणुजन कोशिका, उससे पहले थी ये परपशु कोशिका। संपूर्ण रूप से इसमें जीवद्रव्य सघन जीवद्रव्य वाली परपशु कोशिका, इसमें विभाजन से 2 बन गई, 2 से लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 बनी, जिसे चतुष्क का, चतुष्क यहाँ मुक्त हो गए, केलेज नामक भित्ति द्वारा जुड़े हुए थे, केलेज एंजाइम द्वारा मुक्त हुए और चतुष्क के रूप में बन गए। चतुष्क चारों जुड़कर परागकण बन गए। यहाँ बनने वाली संरचना इस प्रकार परागकण होती है। इससे अगला टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं, परागकोश का स्फुटन। इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं मैं, परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन, परागकोश का स्फुटन देखिए कैसे होता है। पहली बात तो अपनी यहां बात करते हैं कि परागकोश का स्फुटन कौन से भाग द्वारा होता है। परागकोश का स्फुटन लघु बीजाणुधानी में हमारे पास एक संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना, इस भाग को बोलते हैं स्टोमियम। जो हम पूर्व लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़े थे वहां भी हमने बताया था, इस भाग को कहा जाता है स्टोमियम, या इस कोशिका का नाम होता है ओष्ट कोशिका। ओष्ट कोशिका। लघु बीजाणुधानी का स्फुटन या परागकोश का स्फुटन निश्चित संरचना द्वारा होता है, जिस संरचना का नाम होता है स्टोमियम या इष्ट कोशिका। ये स्टोमियम जो नामक संरचना या कोशिका है वो पाई जा रही है अंतःस्थिशियम परत में। अंतःस्थिशियम परत, अंतःस्थिशियम परत होती है, वो बाह्य स्तर के अंदर वाली परत होती है। लघु बीजाणुधानी की संरचना हमने 4 पढ़ी थी। चारों संरचनाओं में सबसे बाहर की बाह्य भित्ति थी, उसके अंदर बाह्य चोल था, उसके अंदर की परत का नाम था अंतःस्थिशियम, उसके अंदर की परत का नाम था मध्य परत और चौथी परत का नाम था टेपिटम। इस प्रकार हम 4 परत बने, जो चारों परतों का निर्माण परागकोश भित्ति द्वारा होता है, जिसमें जो सेकंड परत होती है अंतःस्थिशियम परत। इस अंतःस्थिशियम परत में एक संरचना पाई जाती है, नाम होता है स्टोमियम या इष्ट कोशिका। इस इष्ट कोशिका से लघु बीजाणुधानी का या कह सकते हो परागकोश का स्फुटन होता है, मतलब परागकोश फटता है। जैसे आंख में आपने देखा होगा, आंख में जो केरी जैसी संरचना होती है वो संरचना, उसमें नमी की मात्रा समाप्त होने के कारण स्फुटन होता है, मतलब उसका फट जाती है और ऐसे बिंदु समान संरचना बाहर निकल जाती है काले काले रंग की। ये संरचना लगभग आपने देखी होगी। यही परागकण बाहर आ जाते हैं और ये फटने से होंगे, इस फटने को बोलते हैं परागकोश का स्फुटन। ये परागकोश का स्फुटन अंतःस्थिशियम परत में नमी की मात्रा समाप्त होने के कारण होता है। जैसे इसके अंदर की तरफ ये पाया जा रहा है परागकण, ये यहाँ परागकोण है, ये बाहर की चारों परतें हैं। जैसे जैसे अंतःस्थिशियम परत में ही नमी की मात्रा पाई जाती है, जैसे जैसे इसमें नमी की मात्रा समाप्त होने लगती है तो ये तो अंदर की संरचना हो गई और ये परागकण हो गए। तो ये देखो सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन अंदर की तरफ ज्यादा नहीं सिकुड़ेगा तो ये परत क्या हो जाएगी, फट जाएगी। कौन सी संरचना द्वारा, स्टोमियम या अष्टकोशिका से, जिसे परागकण क्या होंगे, उस संरचना द्वारा यहाँ से निकलकर बाहर की ओर आ जाएंगे, जिसे बोलेंगे अपन परागकोश का स्फुटन। ये परागकोश का स्फुटन होता है वो पराग पुष्पों में कह सकते हो 4 प्रकार का होता है। अब चारों प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए। नंबर 1 होता है सबसे पहले अनुप्रस्थ स्फुटन।
अनुप्रस्थ स्फुटन कैसे होता है? ये यहाँ आपके पास स्टोमियम या इष्टकोशिका दिखाई दे रही है। इष्टकोशिका में अगर स्फुटन इस प्रकार का हो, ये इस प्रकार की संरचना में एक दूसरे से अलग हो, फटे, तो इस स्फुटन को अपन अनुप्रस्थ स्फुटन बोलते हैं। इस प्रकार का स्फुटन होता है तुलसी के पादप में। तुलसी के पराकोश में इस प्रकार का स्फुटन पाया जाता है। दूसरा स्फुटन होता है लंबवत स्फुटन। इस प्रकार का स्फुटन होता है कपास में। इस प्रकार का स्फुटन पाया जाता है किसमें? कपास में। अगर बनने वाली संरचना ये यहाँ थी, यहाँ स्टोमियम कोशिका है, इस कोशिका में स्फुटन अगर इस प्रकार हो, पहले था इस प्रकार अनुप्रस्थ, अब की बार अगर स्फुटन इस प्रकार फटे तो इस प्रकार का स्फुटन कहलाता है लंबवत स्फुटन। ऐसा कपास में पाया जाता है। तीसरा होता है छिद्र में स्फुटन। इस प्रकार का स्फुटन मकोय नामक पादप में पाया जाता है। जैसे यहाँ अपने पास लघु बीजाणुधानी है, ये स्टोमियम कोशिका, स्टोमियम कोशिका में छिद्र उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे इस छिद्रों के फटने से या छिद्रों से बाहर परागकण निकलने के कारण इस प्रकार के स्फुटन को छिद्र में स्फुटन कहते हैं। यह मकोय नामक पादप में पाया जाता है। चौथा स्फुटन होता है कपाटीय। कपाटीय स्फुटन ये बारबेरी नामक पादप में पाया जाता है। कपाटीय स्फुटन में जो स्फोटियम यहाँ कोशिका थी, उस कोशिका में ऐसे कपाट जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, एक दूसरे के कपाट जैसे। इस कपाट नामक संरचना बीच में से फटने से पराकोश का स्फुटन होता है। इस प्रकार के स्फुटन को बोलते हैं कपाटीय स्फुटन। ये बारबेरी नामक पादप में पाया जाता है।